बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्च का स्पेशल एडिशन पीटीवी न्यूज से लाइव। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट, पनामा केस तहकीकात के सिलसिले में 6 रुकनी GIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज जमा करा दी है। आपके इल्म में है कि पनामा केस के हवाले से 20 अप्रैल को 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फैसला किया था और इस फैसले के नतीजे में 60 रोज के लिए 2 माह के लिए GIT तश्कील दी गई थी। 6 रुकनी वाजिद जिया साहब जो FI से जिनका ताल्लुक है, इनकी सरबराही में, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान शामिल थे और उनको 13 सवालात फ्रेम करके दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से और उसके लिए फिर उन्होंने तफ्तीश करना थी। आज जब ये रिपोर्ट जमा कराई, एक सील्ड बॉक्स की सूरत में इस रिपोर्ट को लाया गया और बताया ये जा रहा है कि GIT की जो रिपोर्ट है वो 10 से ज्यादा जिल्दों पर मुश्तमिल है और सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई उसमें ये भी कहा गया, अहकामात जारी किए गए कि ये जो रिपोर्ट है इसकी एक कॉपी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को दी जाए और इसके साथ साथ जो इसकी नकूल हैं वो दोनों फरीकैन को दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी फैसला किया गया है कि आइंदा हफ्ते यानी पीर 17 जुलाई को अब इसकी समाअत होगी। फरीकैन से कहा गया है कि वो अपने दलाइल दें। इस हुक्म के साथ के जो दलाइल हैं उनको दोहराया ना जाए, यानी पुराने दलाइल नहीं होंगे। फरीकैन अपना इस रिपोर्ट की रोशनी में अपना मौक़िफ़ देंगे। आज जो समाअत हुई उसमें हमने देखा कि ये जो अहम मामला है जिस पर पूरे पाकिस्तान की मीडिया की नजरें जमी हुई थी, ज़िमनी मामला भी ज़ेरे गौर आए। जो हुसैन नवाज साहब की तस्वीर लीक का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया कि जिस शख्स ने ये तस्वीर लीक की थी उसका नाम आम कर दिया जाए, यानी पब्लिक कर दिया जाए जिस शख्स ने ये तस्वीर लीक की थी। इसके साथ साथ जो GIT से मुतालिक रिपोर्टिंग का मामला है उस पर जंग ग्रुप के एडिटर मीर शकील रहमान और रिपोर्टर अहमद नूरानी को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं और इन्हें कहा गया है कि 7 दिन के अंदर वो अपना जवाब जमा कराएं। जो GIT से मुतालिक उनकी रिपोर्ट थी, एक आज दिन की जो रिपोर्ट थी जिसमें GIT के फैसले से मुतालिक रिपोर्ट की गई थी और सुप्रीम कोर्ट को GIT पे ISI का जो है वो ओवर कवर की बात जो की गई थी उस हवाले से जारी की गई है। जबकि व्यूअर्स साथ साथ SECP के चेयरमैन जफर हिजाजी साहब के खिलाफ जो रिकॉर्ड में टैंपरिंग का मामला था जिसको FIA ने इन्वेस्टिगेट किया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर यह कहा गया है कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और यह भी डिटरमिन किया जाए कि ये जो रिकॉर्ड में रद्द-बदल है ये चेयरमैन SECP के कहने पर किया गया या किसी और के अहकामात की रोशनी में किया गया। ये वो अहम मामलात हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हमने जिस पर PTV न्यूज ने भी लाइव कवरेज की वो हमने आप तक पहुंचाई। इस पर हम आज के स्पेशल प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे, मुख्तलिफ आरा आपके सामने लेकर आएंगे, हुकूमती मौक़िफ़, हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़, क्योंकि ये इशू, ये केस पिछले साल पनामा केस जब सामने आया उसके बाद से इसके मुख्तलिफ हमने मराहिल देखे, सियासी सतह पर, अवामी सतह पर और फिर लीगल जो है इसकी बैटल हुई। 126 दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना जिसके बाद 20 अप्रैल का फैसला आया। आज GIT की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई। हम आपकी ये भी इल्म में लाते जाएं कि GIT के सामने हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली, उनके बेटे हुसैन नवाज 6 मरतबा, हसन नवाज 3 मरतबा, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, सेनेटर इसाक डार साहब, वज़ीर खजाना तारिक शफी साहब पेश हुए। इसके साथ साथ नेशनल बैंक के सदर को भी बुलाया गया, दीगर लोगों को भी उन्होंने बुलाया जिसमें सेनेटर रहमान मलिक साहब शामिल थे। बारकैफ हुकूमत की जानिब से इस रिपोर्ट को जमा कराने से 2 रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें 4 वफाकी वज़रा शामिल थे, जिसमें यह कहा गया था, हम हुकूमत की जानिब से जो आम नुक्ता उठाया गया था कि जब तक कतरी शहजादे के बयान को नहीं शामिल किया जाता GIT की रिपोर्ट में, हतमी रिपोर्ट में, हुकूमत इसको नामुकम्मल रिपोर्ट तस्वर करेगी। लेकिन आज हमने देखा कि वो रिपोर्ट जमा करा दी गई है, उसमें कतरी शहजादे के हवाले से जो है वो उनका ओपिनियन तो शामिल नहीं, लेकिन उनके साथ जो कॉरस्पॉन्डेंस की गई थी उसका अहवाल जरूर बताया गया है मीडिया इतलात के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास अभी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस हवाले से रिपोर्ट के हवाले से नहीं है। लेकिन जो मीडिया मार्केट में
खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसमें कहा गया है कि GIT ने कहा कि हमने उनसे कॉरस्पॉन्डेंस की थी। हम आज में गुफ्तगू करेंगे अपने मुख्तलिफ मेहमानों से। या ये भी बताते चलें कि आपके इल्म है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ का जो है वो जायजा मुशावरती इजलास भी जारी है, लिहाजा हमें जैसे ही कोई हुकूमती नुमाइंदे या अपोजिशन या एनालिस्ट मिलेंगे हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और नुक्ता नजर लेकर आएंगे GIT के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि हमारी मुल्क की सियासत में इसने अरताश बर्पा किया हुआ है पानामा लीक्स केस ने, और इस हवाले से चाहे वो GIT के हवाले से मुख्तलिफ मामलात हों, आपके लिए उसमें अदालत को भी इन्होंने अपनी जायजा रिपोर्ट्स दी। 5 मई 2017 को GIT तश्कील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 8 मई को GIT का पहला इजलास हुआ। 15 दिन बाद जो है वो इनकी पहली जायजा रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, फिर दूसरी, तीसरी, और ये जो रिपोर्ट है जिसको फाइनल रिपोर्ट करार दिया जा रहा है ये चौथी रिपोर्ट है। या ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से दानियाल अजीज साहब जब ये प्रोसीडिंग्स खत्म हुई तो उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि जो जिल्द नंबर 10 है जिसके बारे में वाजिद जिया साहब को ये कोट किया गया मीडिया की जानिब से कि इसमें गैर मुल्की जो माली मामलत के मामलात हैं, म्यूचुअल असिस्टेंस के मामलात हैं, उस हवाले से जो है बहुत से नुकात दर्ज किए गए हैं, लिहाजा इसको पब्लिक ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो GIT की इस्तदा को मानते हुए कहा है कि इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, बाकी की जो 9 जिल्दें हैं उसको पब्लिक किया गया है। उस हवाले से हम PTV के प्लेटफॉर्म से कोई इस हवाले से इस सिलसिले में तज्जिया इसलिए नहीं कर सकते कि ये गैर मुसद्दिका भी इतलात हैं। जब हमारे पास वो रिपोर्ट ऑफिशियली आएगी, उस पर मौकफ आएगा तो हम उस पर कमेंट कर सकेंगे, अगरचे उस पर बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा जारी है। अलबत्ता जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुकूमत कुछ ही देर बाद इस हवाले से अपना ऑफिशियल वर्जन भी देगी। जहां तक इस इख्तिलाफ का ताल्लुक है, इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और जो उनका वो पुराना मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के मुस्ताफी होने का, वो उन्होंने दोबारा से दोहराया है और उन्होंने कहा है कि जो उनकी इश्यूज थे, जो वो बात करते थे, वो आज विंडिकेट हुए हैं। हुकूमत के हवाले से बताया जा रहा है हमें कि वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल साहब और जो वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब, वो हुकूमती मौक़िफ़ देंगे। बाहर के मीडिया में जो बात गर्दिश हो रही है कि गालिबन हुकूमत इस GIT रिपोर्ट, जो कि पहले मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा था कि इसमें सुकम पाए जाते हैं, उनके मुताबिक इसको उनके पास बहुत से लीगल ऑप्शंस हैं। इस हवाले से भी हुकूमत अपना मौक़िफ़ देगी कि आया वो GIT की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं, आगे का लाएमल क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना कैसर साहब, हमारे फेलो कोलीग हैं, PTV न्यूज़ के सुबह का प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने भी आज, क्योंकि PTV न्यूज़ और तमाम चैनल्स के लिए बड़ी आम खबर थी, तज्जियात अपने पेश किए। राना कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनवर साहब। राना साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि अब जो है आज GIT की रिपोर्ट तो जमा हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने पीर को यानी 17 जुलाई को दोबारा समाअत का कहा है कि जी दोबारा से इस पे फरीकैन अपने दलाइल देंगे। जो मीडिया मार्केट में बहुत सी बातें जेर बहस आ रही हैं उसको साइड पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत हाइप क्रिएट हुई थी इस रिपोर्ट के हवाले से, आपका सहाफियाना तज्जिया क्या है? कुछ जिमनी मामलात भी जेर बहस आए हैं, ओवरऑल आप इस पे क्या अपना एनालिसिस देंगे? अनुराग साहब देखिए कि मैं ये इसमें बड़ा क्लियर हूँ इस रिपोर्ट के और इस केस के बारे में कि जहाँ ये एक लीगल इशू है उसके साथ साथ ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल इशू भी है। GIT ने 60 दिनों में एक इंक्वायरी कह लीजिए, एक इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, अपनी रिपोर्ट मुनक्कब करके विद इन द गिवन टाइम आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया कि उन्होंने इसको रिपोर्ट को पब्लिक करवा दिया, अब पब्लिक हो गई है, इसके मुंदरजात भी हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं और अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग जो है वो नेक्स्ट अगले आने वाले मंडे को रखी। मीनवाइल इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं GIT की वो पब्लिक डिबेट के डोमेन में आ गई हैं। इस पे बात होगी, इसमें लीगल ओपिनियन भी आएगी, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी देखे जाएंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देखे जाएंगे, लॉ पॉइंट पे भी होगा, जो रिकमेंडेशंस हैं वो सारी अब उसमें आ जाएंगी। अब देखना यह है कि इसके पॉलिटिकली हुकूमत इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके आती है कि उन्होंने पहले कह दिया था कि अगर कतरी प्रिंस का लेटर जो है उसका हिस्सा नहीं बनेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी या उनसे बात नहीं होगी, उनकी स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो हुकूमत जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्रोबेबली अभी आज फिर शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाएगा। सॉरी,
जब तक इसका देखें मीडिया के अंदर हाइप तो थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया गया, इम्प्लीकेट किया गया। इस लिहाज से इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी बनती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट के हवाले से क्या फैसला सुनाती है, क्या वो जजेस जो पहले 2 जजेस का एक फैसला था जिसके अगेंस्ट ये हुकूमत जो है वो कह रही थी कि ये सही नहीं है, GIT बनाई गई। माजरत मैं आई हैव टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, फैसला नहीं इख्तलाफी नोट था, 2 इख्तलाफी नोट बेसिकली डिसेंटिंग नोट जो था उन्होंने कहा। अच्छा, अब ये 3 जजेस की जो है ये रिपोर्ट की बुनियाद पर एक अपना जो है एक नोट देंगे कि इसका क्या ये उन 2 जजेस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, या ये इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कोई ट्रायल की जरूरत है, कोई इंक्वायरी की जरूरत है या इन्वेस्टिगेशन की, ये अभी तय होना है। लेकिन इसके ऊपर मीडिया में जिस तरीके से देखें हो ये रहा है कि जो ख्वाहिशात को खबर बनाना, हम अपने व्यूअर्स को बताते चले, कहने का आपका ये मकसद है कि जो GIT की रिपोर्ट है वो अब सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी अमल दरामद बेंच है उनके पास है, फैसला 3 रुकनी बेंच ने करना है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वो 3 रुकनी बेंच जो है ये उसके डोमेन में अब आ जाता है ये रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा था कि जनाब आप जाइए, ये आपका मैंडेट है, 6 मेंबर जो GIT थी, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, चीफ मिनिस्टर को, उनकी बेटी मरियम नवाज साहबा को, दोनों बेटों को, इसहाक डार साहब को, और दीगर जो इदारे थे NAB और SCCP उनके सरबराहान को बुलाया। अब वो इंक्वायरी हुई और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उनकी स्टेटमेंट थी, वो सामने आ गई। अब ये है कि उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है आज फाइनल करके उन्होंने वहां पे दे दी। अब उसके कंक्लूजन में बहुत सारी चीजें उन्होंने साथ दी हैं जो इस वक्त मीडिया में डिस्कस भी हो रही हैं। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला करना है कि क्या इस रिपोर्ट की बुनियाद पर इस केस को आगे कैसे लेके जाना है, या यहीं पे कंक्लूड कर देना है, या इसमें मजीद टाइम की गुंजाइश है और इसको आगे इन्वेस्टिगेट कराया जा सकता है। जैसे मैथ के हवाले से बात आ रही है, गुंजाइश की बात की, जो जिल्द नंबर 10 है उसके हवाले से जो GIT के सरबराह वाजिद जियाद साहब, उनका ही कहना था कि इसको आम ना किया जाए, पब्लिक ना किया जाए, इसमें जो गैर ममालिक से जो मामनत की बात है गालिबन वो इसमें बयान की गई है। तो और साथ में इसको ये भी तशरीह की जा रही है कि शायद मजीद तहकीकात का भी इस जुमरे में कुछ इम्कानात हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है जो जिल्द नंबर 10 है, क्योंकि हुकूमती नुमाइंदे दानियाल अजीज साहब ने समाज के बाद जो मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि जो जिल्द नंबर 10 है इसको भी पब्लिक किया जाए, जब आपने 9 या 10 जिल्दें पहले पब्लिक कर दी हैं। तो देखिए, ये आज जैसे वो जो टीम के जो वाजिद जियाद साहब हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंड किया है कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो वॉल्यूम 10 ऑफ द रिपोर्ट है उसको पब्लिक ना किया जाए, बिकॉज इट इन्वॉल्व मे बी कॉरेस्पॉन्डेंस, वो जो एक रास्ता है या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात की बुनियाद पर हो सकती है कि जिसको आप पब्लिसाइज ना करें, मे भी वो कोई उसके इम्प्लीकेशन ऐसी हो सकती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये आज जैसे आपने कहा, दानियाल अजीज साहब ने ये डिमांड की है कि एंटायर जो है रिपोर्ट वो पब्लिक होनी चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि क्या वो जो रिकमेंडेशन है GIT की, उसको जो उन्होंने कहा वॉल्यूम 10 जो है उसको पब्लिक ना करें, क्या वो इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जिसको सीक्रेट रखना जरूरी है, या वो पब्लिक डोमेन में भी आ सकती है। बट स्टिल आई वुड से कि ये बात फिर भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ही तय करनी है कि क्या वो इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं या ओवर रूल करके इसको पब्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अब लगता है कि जो मुल्की सियासत है, क्योंकि ज्यादा उस हवाले से लीगल मैटर्स में चली गई है, इमरान खान साहब का भी आज चूंकि 10 जुलाई है तो अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि जो उनका फॉरेन फंडिंग केस है उसके उनका जवाब न आने पर और उनके कुछ इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत का केस चल रहा है। आज इस हवाले से पेशी हुई। खान साहब के नए वकील डॉक्टर बाबर एवान साहब ने दोबारा से जो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है उसको चैलेंज कर दिया है। तो मैं राना कैसे साहब ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो रूल ऑफ लॉ, सबमिशन टू रूल ऑफ लॉ की बात भी कर रहे थे 10 जुलाई पे, जहां हम जो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के हवाले से GIT रिपोर्ट उसको डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी जगह 2.5 साल पुराना जो केस है वो भी जेर बहस है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, दोबारा मोहलत मिल गई है खान साहब को और नई तारीख पड़ गई है तौहीन अदालत केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। देखिए अनवर साहब, ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ ये लीगल लैकूना या जो उसके अंदर ऐसी गुंजाइश मौजूद होती है कि हर शख्स
उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। अब इमरान खान साहब देखिए, अगर एक बात करते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ के तहत पर उनको भी खुद अपने आप को सबमिट करना चाहिए बिफोर द रूल ऑफ लॉ, बिफोर द कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और विच एवर कोर्ट इट इज, जो भी उनका मामला देख रही है। अगर इलेक्शन कमीशन में वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से नहीं जा रहे और वहां पे उनका वकील तब्दील हो जाता है, देखिए ये कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हर शख्स को कानून की पासदारी करनी है, कानून के सामने सबमिट करना है, तो मेरा ख्याल है कि एज ए लीडर ऑफ ए मेजर पॉलिटिकल पार्टी उनको खुद भी ये प्रेसिडेंस जो है सेट करनी चाहिए। राणा साहब मेरे साथ ही रहिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। आसिफ अली भट्टी साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आसिफ अली भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? भट्टी साहब बिल्कुल अल्लाह का फजल। ये बताइएगा कि आज तो मीडिया का मरकज और महवर जो GIT की हतमी रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो बनी हुई है। आपके बस क्या खबरें हैं? प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की सरबराही में गैर रस्मी मुशावरती इजलास हुआ है। आप बड़े बाखबर सहाफी हैं, हुकूमती रद्द-ए-अमल के हम मुंतजिर हैं, जो रिपोर्ट के मंदरजात मीडिया में डिबेट हो रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या खबर है आपके पास? जी, जब से रिपोर्ट आई है तब से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को उनके कानूनी और आईनी माहिरीन ने ब्रीफ किया है, कुछ करीबी रुफ़क़ा भी उनके साथ मौजूद हैं। अच्छा। और जो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि हुकूमती सतह पर इस रिपोर्ट को मुस्तरद करने का फैसला किया गया है और इसको चैलेंज भी किया जाएगा। जी, एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है अपने आईनी और कानूनी माहिरीन को कि वो एक तफसीली जवाब तैयार करें। जो GIT ने रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि उसके बाद में बात भी होनी है, 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया है कि दोनों तरफ के जो वकला हैं वो अपने अपने बयानात भी देंगे। तो जब ये इस पे अपना अपना स्टांस आएगा दोनों तरफ से, तो हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि स्टांस ये होगा कि ये रिपोर्ट ने तजावुज किया है अपनी हदूद से, इसके अंदर को बहुत सारे लकूनाज हैं और हुकूमत ये चाहती है कि इसके ऊपर रिव्यू में जाए और साथ ही में जो एक फुल बेंच है वो बनाया जाए और इसकी दोबारा से समाअत की जाए और जो हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या शरीफ खानदान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुना जाए। तो ये एक इंतहाई अहम मामला है जो कि हुकूमत की तरफ से सामने आ रहा है। और GIT पर जो अब तक डिस्कशन हुई है उसके बारे में भी जरा ये कहते हैं कि गैर तसल्ली बख्श इसको करार दिया गया है, इस रिपोर्ट को हुकूमती सतह पर। और हुकूमत ने खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इस बात का इज़हार किया है कि उन्होंने और उनके खानदान ने भरपूर ताउन किया, बावजूद इसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुख्तलिफ इशूज़ भी क्रिएट किए गए, लेकिन कानून की बालादस्ती के लिए ताउन किया गया GIT के साथ। तो इससे ज्यादा बेहतर बात क्या हो सकती है कि हुकूमत में बैठे हुए तमाम वो इदारे जो कि मातहत हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उनके सामने वज़ीर-ए-आज़म ने खुद को पेश किया है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म का स्टैंड था इस मीटिंग में। ये बताइए कि रिपोर्ट को मुस्तरद करने का आपके पास खबर है मुसद्दिका ज़राए से, तो मैं ये जानना चाहूँ रिपोर्ट मुस्तरद करने के बाद रिव्यू में जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास खबर है कि मंडे तक की समाअत, चूंकि अब ये 17 जुलाई को दोबारा समाअत होगी, उसका इंतजार किया जाएगा या पहले ही रिव्यू में जाया जा सकता है? जो हमारे ज़राए हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पहले रिव्यू पिटीशन क्योंकि जानी पड़ेगी, हुकूमत को जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में रुजू करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब इसकी बाकायदा समाअत शुरू हो जाएगी तो वो तो GIT से मुतल्लिक होगी और GIT की जो सबमिशंस हैं उसके ऊपर बातचीत होगी और दोनों तरफ के वकला अपने दलाल देंगे। तो वो बात तो नहीं हो सकेगी जो हुकूमत कह रही है, जो हुकूमत की तरफ से इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। तो उसके लिए हुकूमत पहले से जाना पड़ेगा हुकूमत को और मुमकिन तौर पर आइंदा 1-2 रोज में इस बारे में दाएं अमल मुरतब कर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने कानूनी और आईनी मुशीरान को ये कहा है कि वो GIT की तफसीली रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद एक तफसीली जवाब तैयार करें और आपके कहने का मकसद है कि इसको लीगली कन्फ्रंट किया जाएगा। पॉलिटिकली क्या स्ट्रेटेजी डिवाइस की गई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है और दोबारा से जो उनके मुतालबात हैं उनको दोहराया है? देखिए, इसके 2 ही पर्सपेक्टिव हैं। मैंने पहले ही कहा था कि एक तो इसका एक लीगल कनोटेशन है। जी भट्टी साहब, आपकी आवाज डिप हो गई है। भट्टी साहब है हमारे साथ? मैं यही सवाल भट्टी साहब को अब दोबारा कनेक्ट करते हैं। राना कैसर साहब को मैं यही सवाल टॉस कर देता हूँ। राना कैसर साहब, आप हैं हमारे साथ? जी जी बिल्कुल। आपने आसिफ अली भट्टी के पास जो इंफॉर्मेशन है उन्होंने शेयर की, आपने भी यकीनन सुनी होगी। तो मेरा सवाल यही था कि अब उनके मुताबिक एक रिव्यू में हुकूमत जा रही है। सियासी तौर पर आपके ख्याल में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना सकती है हुकूमत? राना कैसर साहब। देखिए
देखिए अमनवार साहब, जो आसिफ भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने ये फैसला किया, जो अपने ज़राए से बात कर रहे हैं कि वो इसको रिव्यू में लेके जाएंगे और उन्होंने एज सच इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें गैर तसल्ली बख्श करार दिया। ये बात 2 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 वज़रा ने कहा कि उनका वो JIT के हवाले से था कि अगर कतरी जो प्रिंस हैं उनकी स्टेटमेंट नहीं ली जाती, उनसे पूछा नहीं जाता, जो भी उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता स्टेटमेंट को, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज चूंकि ये बात सामने आ गई है, रिपोर्ट के मुंदरजात भी हमारे सामने आ गए, फाइंडिंग्स भी सामने आ गई हैं, तो इसको अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो रिव्यू में जाएंगे या एक लार्जर बेंच के लिए कहेंगे कि वो इस मामले को देखे, तो इसका मतलब हुआ कि फिर वो पॉलिटिकल ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, वो इसको लीगली फाइट आउट करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि दैट इज दी बेस्ट ऑप्शन होगी कि इंस्टेड के पहले ही ऑलरेडी पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वो इस चीज की तरफ शायद ना जाएं और वो अदालत की तरफ ही जाएं, क्योंकि अदालत ही वो फोरम है जिसने इसको डिसाइड करना है। लेकिन राना कैसा साहब, इसके चाहे वो लीगल बैटल होगी, इसके हमने देखा कि पॉलिटिकल आफ्टर शॉक्स तो आ रहे थे। 126 दिन का जब केस चला तो उस पे हमारे जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो इसी के गिर्द घूम रहा था, तो सियासी तौर पे तो इर्ताश रहेगा। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, इर्ताश तो मौजूद रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ये आज या 2 रोज से ये बात हो रही है कि शायद कोई कन्फ्रंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं या कोई एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। ये जो माहौल इस वक्त मौजूद है यही कंटिन्यू करेगा और इसके अंदर जैसे रोजाना जो एक वॉर ऑफ वर्ड तो चल ही रही है। जैसे आज आपने अभी कहा कि इमरान खान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, वो एक माहौल तो मौजूद है, लेकिन अगर फैसला अदालत में करना है तो फिर ये अदालत में होगा, ये सड़क पर फैसला नहीं होना और ना ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल में है कि जहां हम ये एक अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है जो अभी आसिफ भट्टी साहब बात कर रहे थे, हुकूमत के पास तो ऑप्शन मौजूद है। आपने उनकी बात की, उस वीडियो में तशरीफ ला चुके हैं। राणा साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। व्यूअर्स, आसिफ अली भट्टी साहब इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो टेलीविजन से वाबस्ते हैं। आसिफ अली भट्टी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे मालूम है कि आप भी इस वक्त खबरें ले रहे हैं और खबरें दे रहे हैं। राणा कैसे साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी हाँ, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त जो द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो यही है कि एक लीगल कोर्स को अडॉप्ट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से ही रिव्यू करके, जिस तरह ये आसिफ भट्टी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है कि वो यही है कि एक रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और वो रिव्यू पिटीशन जो है वो मंडे से पहले आनी है, क्योंकि मंडे को जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस की समाप्त है वो एडजर्न की हुई है कि वो मंडे तक आएंगे, उससे पहले इनको जाना पड़ेगा। मेरे साथ रहेगा आसिफ भट्टी साहब। सर, अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा जो ज़िमनी मामलात हैं वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपने खबर दी है अपने जराए से और हमें भी यही खबर है कि हुकूमती जो वज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो ऑफिशियल इसका वर्जन देंगे वो हम आपको लाइव कट करेंगे। लेकिन जो ज़िमनी मामलात हैं मैं उनकी तरफ भी आपसे जानना चाहूंगा। एक तो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस शख्स ने की उसके नाम को पब्लिक किया जाए। ये हुकूमत की सवाबदीद है, GIT कौन पब्लिक इसको करेगा? कुछ इस हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन है या क्या तरीकाकार होगा? बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आपने खुद ही कह दिया कि हुकूमत के पास, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वाज़ेह तौर पे, और जो आज समाअत के दौरान जस्टिस अफजल ने कहा कि आप ये सवाबदीद है वफाकी हुकूमत की, क्योंकि पहले ही एडवाइस कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि जो भी शख्स इसमें मुलव्वस है, जिसने भी तस्वीर लीक की है, उसका ताल्लुक किसी इदारे से भी है, उसका नाम भी सामने लाया जाए। और इस बारे में अटर्नी जनरल को अगर आपको याद हो तो हिदायत भी की थी कि वो शेयर करें उस नाम को हुकूमत के साथ। तो अब हुकूमत का ये प्रिविलेज है कि वो उस नाम को सामने लाती है कि नहीं। लेकिन हमें जो नजर आया है हुकूमत की तरफ से जो डिफेंसिव पोजीशन रही है कि वो इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम की तरफ नहीं गई है। ये अहम बात है। और जितने भी मामला अब तक हुए हैं वो कि JIT पे बहुत ज्यादा उन्होंने रिएक्शन अपना शो किया है, मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, लेकिन इदारों को बराह रास्त जो है उन्होंने उस तरह से चैलेंज नहीं किया है कि जैसे नाम सामने लाकर या उसके। लेकिन आज कतक कलामी के लिए माजरत, आज सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी साहब जो MNA हैं नून लीग के, ख्वाजा साद रफीक साहब जो वफाकी वजीर रेलवे हैं, आसिफ किरमानी साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर बरए सियासी उमूर हैं, उनकी तकरीर का जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। उसकी वजह यही है कि आपने इतना कुछ बोला, इतना कुछ कहा, और सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बॉडी बनाई है, JIT बनाई है, तो सुप्रीम कोर्ट का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑनर उसका ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई है और फिर उसको एक मैंडेट दे दिया गया, 13 सवालों पे मबनी एक मैंडेट दिया गया। अब उसका काम सिंपली यही है कि उन 13 सवालों के जवाब हासिल
हासिल करे। जब वो सवालात कर रही है तो आप उसके जवाब में भी सवालात कर रहे हैं, फिर बाहर आके ये लोगों को बता भी रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली नहीं बता रहे लेकिन उसके ऊपर जो आपके तफुजात हैं उसका इजहार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ये जरूर परसू करना चाहेगी, ये जरूर जानना चाहेगी कि कल को ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी एडवाइस करती है, वो FIA है, कोई और इदारा है, तो उस पर आप लान तान शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्या पोजीशन है? GIT अब इस वक्त जो है वो खत्म हो गई है? जी, GIT का टाइम लाइन फिक्स था, उसका मैंडेट फिक्स था। तो वो जिल्द नंबर है जिसके बारे में कहा गया कि इसको आम ना किया जाए वाजिद ज़िया साहब की जानिब से, और मैंने मीडिया में टिकर देखे, आप इसकी तस्दीक कीजिएगा अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, कि मजीद तहकीकात के लिए इसको आम ना किया जाए और इसमें गैर मुमालिक के साथ जो माली मामलात या म्यूचुअल असिस्टेंस है उस हवाले से कोई मवाद है? देखिए, उसके अंदर GIT का जो मैंडेट था, जो TORs थे, वो 13 सवालात थे। ठीक है, उसके लिए एक टाइम फ्रेम रखा गया 60 डेज का, और बारहा सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ समातों में, जब आपको याद होगा कि अपनी रिपोर्ट पेश करती रही है फोर्टनाइटली, तो ये वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिनों में हमें रिपोर्ट चाहिए। तो 7 दिनों में जब उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है कंप्लीट करके, तो डेफिनेटली अब GIT का काम मुकम्मल हो चुका है। अब इट डिपेंड्स ऑन दी नेक्स्ट बेंच, जो बेंच और द सेम बेंच, दिस वुड बी द सेम बेंच, जस्टिस एजाज अफजल साहब की। बट वी कैन नॉट रूल आउट कि इसके ऊपर मजीद जो 2 जजेस, चूंकि वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, जो कि अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं, ये ज़हन में रखना चाहिए, खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब, तो अब वो उसका हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई, ये तो क्लियर है। पहले कल ये भी मीडिया में आया कि ये 5 रुपये, तो उनका फैसला फिर कहाँ स्टैंड करेगा? वो कहते हैं इख्तिलाफी नोट है, वो इख्तिलाफी नोट इसीलिए फैसले का हिस्सा नहीं होता कि 2 जजेस अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं, अपनी ओपिनियन, अपना माइंड दे चुके हैं। क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आपके जंग ग्रुप के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और जवाब जो है वो मांगा है, और मैंने देखा कि जाहिर बात है PTV तो इस दौड़ में नहीं है, इसका स्टेट और मीडिया, लेकिन प्राइवेट चैनल्स पे उस हवाले से भी काफी बहस हो रही है। तो इस हवाले से कि कोई आप लोगों के भी अंदर कोई डिबेट हुई है? अहमद नूरानी साहब और शकील उर रहमान साहब से जवाब तलब किया, और खान साहब कहते हैं कि मेरी पोजीशन विंडिकेट हो गई। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। एक चीज हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए कि मीडिया इस वक्त आजाद है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई उसे चैलेंज करना चाहता है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे, और ये शुरका की राय थी इस इजलास में, जो रस्मी मुशावरती इजलास, एक साहब ने टेलीविजन के ऊपर आके, मेरी ही टीवी के ऊपर आके कह दिया कि जी आपके अभी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो जो कुछ कह रहे हैं, अभी इस पे बात नहीं हुई है, तो फिर आप ये बताएंगे क्या इस्तीफा देने का फैसला कर लिया? फिर आप खबरों की तरदीद, यही तरीका होता है कि जब आप किसी खबर से नाला हैं, किसी खबर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी खबर के बारे में आपके तफुजात हैं, तो उसकी तरदीद छप जाती है, उसके बारे में आपको रिजंडम शाया कर देते हैं। आप उसके ऊपर बजाय पिन पॉइंट करने के, और ये क्या ही अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट जो कि अपना कोड ऑफ एथिक्स भी नाफिज करवा रही है पैमरा के जरिए, वो तमाम चैनल जिन्होंने इतना कुछ कहा कि उसकी कोई इंतहाई नहीं है, और इस बात का क्लेम भी किया कि ये बिल्कुल सच्ची और खरी रिपोर्ट है और फ्रॉम दी हार्सेस माउथ है। आज खान साहब जो है, इसका क्या मतलब है? उन्होंने, इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक इदारे को पिन पॉइंट करने की बजाय आप उन तमाम इदारों के बारे में भी पूछें कि जिन्होंने इतना कुछ विलिफिकेशन किया है, जजेस के ऊपर भी, GIT के ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी, बाकी लोगों के ऊपर भी, तो क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? राना कैसे साहब, क्योंकि आप भी इस दश्त की सयाही में बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, बताइएगा प्रेस के हवाले से भी आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो ज़िमनन मामला ज़ेर बहस आए, उसमें जो रिपोर्टिंग हुई है GIT से मुतल्लिक, उस पर भी बात हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकील उर रहमान साहब और अहमद दुरानी साहब को तौहीन अदालत के नोटिस इशू किए हैं। इसमें आपकी क्या टेक है राना कैसर साहब? देखिए, इसमें बड़ी सिंपल बात है कि मीडिया जो है वो रिपोर्टिंग करता है, और रिपोर्टर्स जो हैं वो खबरें लाते हैं, अपने इदारे के लिए काम करते हैं। अगर एक रिपोर्टर की कोई खबर है जिससे आपको इख्तलाफ है कि वो नहीं है, तो उसका एक रिएक्शन भी आता है, रिबटल भी होता है, उसकी क्लैरिफिकेशन भी होती है, और उसको जो है क्लैरिफाई किया जाता है। अच्छा, एक चीज तो ये आप मेरे साथ ही रहेगा, इस वक्त हमारे साथ वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आज GIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट जमा करा दी है, मीडिया में उसके मंदरजात के हवाले से बहस मुबाहिसा जारी है। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है और कहा है कि उनका मौक़िफ़, उनकी कही हुई बातें सारी सच साबित हो गई, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं, ये तो पिछले 4-4.5 साल से ये तो हर रोज मियां नवाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं। हर रोज जो है ये कोई ना कोई, कभी धरना, कभी धांधली, कभी कुछ। तो ये इनकी डिमांड नहीं है, ये इनको बीमारी है।
اور چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے سے رکے، ترقی سے رکے، لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو، اور پاکستان جو ترقی کے راستے پہ آگے چل نکلا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں، انارکی چاہتے ہیں، افراتفری چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ سارے ان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ باقی جہاں تک رپورٹ کا تعلق ہے، رپورٹ جے آئی ٹی نے پیش کر دی ہے۔ جے آئی ٹی کے اوپر جو ہمارے اعتراضات تھے وہ اس دن سے تھے جس دن یہ پیدا ہوئی ہے۔ ہم نے اس دن کہا کہ اس کی پیدائش کا طریقہ کار جو ہے وہ غیر قانونی ہے، یہ جے آئی ٹی متنازع ہے، یہ متصب ہے۔ اس کے 3 ممبر جو ہیں ان کی ویری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دیٹ واز ناٹ لیگل۔ وہ جس طرح سے لوگ مینج ہوئے، جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ، لیکن رانا صاحب اگر آپ تھوڑا سا آگے، آپ کو 60 دن ہو گئے رپورٹ جمع کرا دی، اب آپ کی کیا آپشن زیر غور ہیں سر؟ وہ بات تو اب میرے خیال میں جمع ہو گئی۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے یہ تو بالکل ہمارے خدشات اور جو ہمارا جے آئی ٹی کے متعلق ہمارا یہ ایک خدشہ تھا کہ یہ متنازع ہے اور یہ یعنی جے آئی ٹی تفتیشی ٹیم نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے خلاف ایک فریق ہے۔ اچھا، تو اس کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ اب جو کرنا ہے وہ فیصلہ نہ تو میرا اختیار ہے، نہ گورنمنٹ کا اختیار ہے، نہ عمران خان کا اختیار ہے، نہ کسی اور جماعت کا، وہ ہے صرف اور صرف سپریم کورٹ کو۔ سپریم کورٹ اب اگلے ہفتے سے اس کے اوپر ہماری بات بھی سنے گا، ہمارے مخالفین کی بات بھی سنے گا۔ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو وزیر اعظم پاکستان اور ریکارڈ ہیں، اس فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے تاکہ ملک میں انارکی نہ ہو، ملک میں افراتفری نہ ہو، ملک میں انتشار نہ ہو اور ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ڈیریل نہ ہو۔ تو رانا صاحب اب یہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے 17 جولائی سے دوبارہ پھر اب جو ہے وہ دلائل دیے جائیں گے سپریم کورٹ کے 3 رکنی پاناما عمل درآمد بینچ کے سامنے؟ جی بالکل، ہم اس رپورٹ کو جو ہے اس کے وہ حصے جو کہ ہماری نظر میں ڈیفیکٹو ہیں، متصب ہیں اور وداؤٹ اینی ریزنیبل ایویڈنس ہیں اور صرف خیالات کے اوپر، وہ جس طرح سے اطالوی ناول کا ریفرنس تھا، تو اس طرح سے جو ہے وہ دیے گئے ہیں، ان حصوں کو ہم حدب تنقید بنائیں گے اور ان کو جس ایویڈنس پہ انہوں نے بنیاد کیا ہے اس ایویڈنس کو جو ہے وہ چیک کریں گے اور فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ خیر، آپ نے بالکل صحیح کہا، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور آپ اس کو منن تسلیم کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا اس کیس کے ساتھ ایک سیاست بھی جڑی ہوئی ہے، اس سیاست کا بھی پھر آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کا آپ نے کہا کہ وہ ظاہر بات ان کا تو بڑا پرانا مطالبہ ہے، شیخ رشید صاحب کا بھی مطالبہ ہے، سراج الحق صاحب بھی بات کر رہے ہیں، تو اس کو پھر پولیٹیکل چیلنج بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا ایک دفعہ پھر سے۔ جی وہ بالکل، ہم نے اس کو پوری طرح سے فائٹ آؤٹ کرنے کا ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا پروگرام موجود ہے اور انشاءاللہ وہ فائٹ جو ہے نا وہ تو پھر 2018 میں ہی ہونی ہے۔ اچھا، اور وہ تو پھر الیکشن میں ہی ہونی ہے، وہ الیکشن میں پھر لوگ جس کو جو سمجھیں گے اس کا اپنا جو ہے وہ اظہار رائے کریں گے۔ رانا صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا ویورز کی انفارمیشن اور نالج کے لیے کہ اب فیصلہ سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ کرے گا، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، 3 رکنی بینچ ہی جو نیکسٹ منڈے سے اس کی سماعت کرے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اوکے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر قانون ہے پنجاب کے، وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ سر انہوں نے تو بتا دی کہ اسٹریٹجی رانا صاحب نے کہ آبویسلی اس کا فیصلہ نہ نون لیگ نے کرنا ہے، نہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کرنا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جے آئی ٹی رپورٹ کے تو روز اول سے اس کی تشکیل اور اس کی رپورٹ کے مخالف تھے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، کہ سپریم کورٹ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گی یا نئے دلائل دیے جائیں گے؟ دیکھیں، جے آئی ٹی کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ان سوالات کی تفتیش کی جائے، جوابات لے کر آئیں۔ 2 ججز نے اپنا مائنڈ دے دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ڈیسیژن رادر دے دیا، ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ دی پارٹ آف ڈیسیژن بٹ دیٹ اسٹینڈس۔ لیکن جو 3 ججز تھے ان کا یہ موقف تھا کہ اس بارے میں مزید تفتیش ہونی چاہیے، کچھ ایسے لکوناز ہیں، کچھ ایسی ریزنز ہیں جس کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنا دی جس کے اندر تمام نیشنل انسٹیٹیوشنز کے لوگوں کو، سینئر لوگوں کو شامل کیا گیا۔ اب حکومت کی طرف سے اس پہ رد عمل دینا، اس پر تحفظات کا اظہار کرنا حکومت کا رائٹ ہے اور حکومت نے وہ ایکسرسائز بھی کیا ہے، لیکن اب وہ رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ اب اس پر جو دلائل کا سلسلہ ہے، آبویس سی بات ہے کہ جب آپ کوئی بات
किसी पे एतराज होता है आपको, तो आप जरूर वो बात वहां जाके करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट फोरम होता है, एंड दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. नाउ इट इज द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि उसने आप डिसीजन देना है कि वो इस जो रिपोर्ट सबमिट की गई है टाइम लाइन कुछ जहन में आती है आपकी, राना कह सकते हैं सवाल, फिर आप भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये इसमें टाइम लाइन तो नहीं सजेस्ट की जाती. मेरे ख्याल में इट इज गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस, मैं ऐसे जानना चाहता हूं. हाउ इट इज लेंथी. अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के पास जाती है और इस JIT की कंस्ट्रक्शन को और इस JIT के जो प्रोसेस है जो पूरा उसने किया, जिस पे तहफुजात हैं, जैसे अभी राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे, इस पे प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, उनकी साहबजादी कह चुकी हैं, बाकी भाई उनके कह चुके हैं, तो ये जो तहफुजात हैं उसके लिए वो अलग लार्जर बेंच के पास जाने की कोशिश करेंगे और इस बारे में वो डिसीजन लेने जा रहे हैं. तो अगर वो एक कल ही कोई पिटीशन आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो अगला प्रोसेस है वो रुकेगा और इस प्रोसेस को पहले कंप्लीट किया जाएगा कि पहले जो रिस्पोंडेंट है उसकी बात सुनी जाए कि एग्जैक्टली वो क्या चाह रहा है, वो क्या किस चीज का तहफुजात के साथ. तो फिर ऐसी सूरत में राना कैसर साहब, जो आसिफ अली भट्टी साहब कह रहे हैं कि रिव्यू में जाते हैं लार्जर बेंच के लिए, तो ये बेंच जो है उस वक्त कंस्टिट्यूट रहेगा या ये इसकी क्या स्टेटस होगा? देखिए, जब एक नया बेंच बनता है तो पुराने बेंच की तो हैसियत उस यहाँ से खत्म हो जाती है कि आप देखिए लार्जर बेंच की बात करेंगे तो वो सूरत में करेंगे. पहली बात इसमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जब ये 3 जजेस भी अपना एक फैसला सुनाते हैं तो फिर हुकूमत मेरा ख्याल है कि रिव्यू में जाएगी उस फैसले के हवाले से. उससे पहले ये चैलेंज कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, और वो रिपोर्ट को चैलेंज करना इसी बेंच के हवाले से होगा, एज फार एज आई अंडरस्टैंड. जो भी फैसला आता है कतई कराने के लिए, जो भी फैसला आता है उसमें रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के पास. वो बिल्कुल, लेकिन अभी फैसला आया नहीं है. ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जहन में आता है कि उसमें रिव्यू, क्योंकि अगर नैब लॉ की एप्लीकेशन है तो फिर उसमें पूरा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है नैब के तहत उसको फॉलो किया जाएगा ना, उसमें अपील तक होता है ना. नहीं, उसमें देखिए पहली बात अनवर साहब की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, बड़े मारूफ एडवोकेट हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनसे जान लेते हैं. सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर, मेरा ये आपसे सवाल है, आसिफ अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास ये खबर है कि हुकूमत इसमें अगर रिव्यू में जाए तो लार्जर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगी. तो मेरा सवाल ये था कि अगर इस तरफ हुकूमत जाती है तो फिर ये 3 रुकनी बेंच कायम रहता है या ये तलील हो जाता है? नहीं, देखिए रिव्यू अभी तो खैर कौन सी चीज है जिसका रिव्यू होगा, अभी तो अदालती फैसला तो नहीं आया ना. JIT रिपोर्ट का रिव्यू नहीं हो सकता. अच्छा, JIT तो एक तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट है. अगर अदालत कोई फैसला करेगी तो उस फैसले के हवाले से रिव्यू की बात होती है और रिव्यू उसी बेंच में जाता है जिसने वो फैसला किया हो. रिव्यू का लार्जर बेंच पे जाना मुमकिन है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है. शाहजहां नाज़िर, ऐसा होता है आमतौर पर रिव्यू उसी बेंच के पास जाता है जिसने फैसला किया हो. और रिव्यू में आपको बताता चलूं कि बहुत ही कम ऐसे मौके हैं कि रिव्यू कामयाब हो. आमतौर पर जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बहुत ही कम तब्दील करती है. तो सलमान साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि हुकूमती ज़राए से जो बात आ रही है वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस सूरत में हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, रिपोर्ट को मुस्तरद करना एक सियासी बात है, ये कानूनी बात नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि उस रिपोर्ट की क्या वक़्त है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे क्या होना है. ये किसी फरीक की ये सवाबदीद नहीं है कि वो रिपोर्ट को माने या ना माने. ये भी बताते जाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अब ये जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जाहिर बात उन्होंने कंस्टिट्यूट की थी JIT, उनको रिपोर्ट जमा करा दी गई है. अब जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच करेगा या वो ट्रायल कोर्ट को या नैब कोर्ट को रेफर कर सकता है? देखिए, 3 रुकनी बेंच ने ये देखना है कि क्या वो खुद आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई फैसला कर सकते हैं या ये कि मामला ऐसा है कि इसको रेफरेंस की शक्ल में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भेजा जाए. तो ये फैसला भी हो सकता है कि मामले को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भेजा जाए. यहाँ पे मामला मजीद आगे नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे तस्वीर अभी मुकम्मल नहीं है. बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनके हवाले से तजाद मौजूद है या 2 आरा मौजूद हैं. लिहाजा ये मामला चूंकि डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट का है और इसकी जो नौयत है वो एक फौजदारी मामले की है, लिहाजा इसको फौजदारी अदालत में चलना चाहिए. एक तो ये नुक्ता नजर है और सुप्रीम कोर्ट इसको कबूल कर सकती है. दूसरा जो नुक्ता नजर आ रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही फैसला करते सच और झूठ के हवाले से और आइन के आर्टिकल 62-63 के हवाले से. मेरी नजर में ऐसा करना इस वक्त मुश्किल होगा. सुप्रीम कोर्ट को गालिबन यही करना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में मामले को भेजें और वहां पे जब फैसला हो जाए तो उसके बाद दूसरी किसी बात का तयन हो.
فیئر انف. لاسٹ کوشچن سلمان بھائی یہ بتائیے گا کہ منڈے کو جب دوبارہ سماعت ہوگی دلائل دیے جائیں گے, دونوں فریقین دوبارہ سے دلائل دیں گے یا جی اے ٹی پہ مبنی وہ دلائل ہوں گے, اور اس میں کوئی ٹائم لائن آپ سجیسٹ کریں گے کہ طویل ہوتے ہیں یا مختصر ہوں گے؟ یہ تو عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ کتنی دیر دلائل کا موقع دیتی ہے. دلائل اسی حوالے سے ہوں گے کہ اس رپورٹ کی حیثیت کیا ہے اور اس رپورٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے. اس حوالے سے اب دلائل سامنے آئیں گے. واقعاتی بات تو تمام ہو گئی, 5 ممبر بینچ کے سامنے ہو گئی یا رپورٹ میں بھی آ گئی. اب بات یہی ہوگی کہ جو کچھ بھی انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہے, جو مواد اکٹھا کر سکے, جو مواد اکٹھا نہیں کر سکے, اب اس سب کے بعد ہونا کیا چاہیے. ایک موقف یہ ہوگا شریف خاندان کی طرف سے کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ حدود سے باہر کسی مجاز عدالت میں ٹرائل کا متقاضی ہے, اس کو وہاں بھیج دیا جائے تاکہ ٹرائل ہو اور تمام معاملات جو ہیں وہ شہادت, گواہی, ایگزامینیشن, کراس ایگزامینیشن کے بعد ہے. دوسری طرف سے جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ہر سوال کا جواب نہیں آ سکا, تصویر نامکمل ہے, اسی کو بذات خود سمجھ کیا جائے کہ آئین کے آرٹیکل 62 کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کوئی حکم دیا جائے. جبکہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ ان کی ذات کے حوالے سے کیا چیز ہے جس کا الزام ہے, کیا وہ عمل ہے جس کے حوالے سے ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ بات ابھی واضح نہیں ہے. لہٰذا میری نظر میں یہ معاملہ ابھی مزید تحقیق و تفتیش چاہتا ہے اور یہ معاملہ بالآخر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہی میں طے پا سکتا ہے. اوکے, آپ کی قانونی رائے کے مطابق کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اس کی مزید تحقیق و تفتیش ہو سکتی ہے اور وہاں پہ ایک ٹرائل چلے گی. تحقیق تفتیش تو تحقیقی ادارہ کرے گا, تفتیشی ادارہ, کورٹ میں پھر اس کی ٹرائل چلے گی. چلیں, بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ نے جو ہے اپنا ویلیوبل انپوٹ دیا, لیگل جو اوپینین ہے, اور آپ نے کہا کہ ویور سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ ماننا تھا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ریفر کرے گی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جہاں اس کا ٹرائل ہوگا. آصف علی بھٹی صاحب, آپ اور ویور صاحب ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے چلیں کہ جیسے ہی حکومتی موقف کے لیے پریس کانفرنس کا تھوڑی دیر میں آغاز ہوگا ہم آپ کو لائیو وہاں لیے چلیں گے. جی سر. بنیادی طور پہ وہی باتیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس کا بڑا لیگل کنوٹیشن اس کی بیان کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے, اور بالکل درست ہے کہ جو کانسٹیٹیوٹ ہوا پہلے بینچ, اس کے اندر جو 3 رکنی اب بینچ رہ گیا ہے, 2 ججز اس میں نہیں بیٹھیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا, اور ابھی وہ تینوں ججز ہی اس کو آگے بڑھائیں گے اس کیس کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کے پاس آپشن ہے وہ ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ وہ آرگو کرے کہ یہ جو جے آئی ٹی تھی اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہے. اس نے جو تفتیش کی ہے, جو اس نے پروسیس اڈاپٹ کیا ہے, جس طرح سے ان کو بلایا گیا ہے, اس پر ان کے تحفظات ہیں, جس کا تحفظات کو اظہار بھی پولیٹیکلی کرتے رہے. تو یہ پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ جب لیگلی میٹر جب یہ جائے گا سپریم کورٹ کے اندر تو اس معاملے پر ضرور بات. اب ہم آپ کو پریس کانفرنس کی طرف لیے چلتے ہیں جہاں احسن اقبال صاحب اور دیگر وزراء موجود ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب, بیرسٹر ظفر اللہ صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو ہم پریس کانفرنس کی طرف لیے چلتے ہیں.